नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता वकटो कंसल्टेंसी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट सीए ऋषभ जैन जी आए हुए हैं, जिनसे आज हम उन सभी क्वेरीज का जो हमारे पास व्यूअर्स जनरली भेजते रहते हैं कि कितना कैश जमा करवाएं बैंक में, कितना विड्रॉ करें, कितने की प्रॉपर्टी खरीदें, कि हमारे पास इनकम टैक्स से हमने इतने रुपए जमा कर दिए, नोटिस आ गया, क्या करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो वेलकम जी ऋषभ जी। थैंक यू सर, हमारे बीच आने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ऋषभ जी, एक हमारे बीच ना व्यूअर्स का एक जनरल क्वेरी या कॉल्स आते रहते हैं कि जो करंट अकाउंट होते हैं और सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं, इसमें हम कितना कैश डिपॉजिट करवाएं या कितना कैश विड्रॉ करें जिससे हमारा नोटिस ना आए। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये आपके पास भी है, सबके पास ही ऐसे कॉल साथ मैसेज आते हैं कि कितना हम कैश जमा कराएं। लेकिन सर ये ना पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि आप कितना कैश जमा करा सकते हैं या कितना आपको कैश विड्रॉ करना है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस पे, कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो रिटेल सेल करता है और सारे कस्टमर उसके रिटेल है, वो कस्टमर उनको कैश देते हैं, वो कैश अपना डिपॉजिट कर सकता है, तो उस केस में वो कैश डिपॉजिट कराएगा ही, कोई केस, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 285B, वो ये बात करता है देयर आर सर्टेन रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। ऐसी 17 तरह की ट्रांजेक्शन है, 17 ट्रांजेक्शन है ऐसी। उसमें से एक ट्रांजेक्शन है जो ये कहती है कि अगर कोई पर्सन सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा जमा कराता है या विड्रॉ करता है, तो बैंक को उस पर्सन की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। तो उस रिपोर्टिंग से बचे, ये मैं कहना चाहूंगा। तो जैसा आपने भी बताया कि सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा जमा कराता है, और अगर वो करंट अकाउंट में जमा कराता है तो सर करंट अकाउंट की लिमिट है 50 लाख रुपए। ओके। तो करंट अकाउंट में अगर आप 50 लाख से ज्यादा जमा कराते हैं या ज्यादा आप विड्रॉ करते हैं, तो वो उसकी रिपोर्टिंग बैंक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी है। तो जैसे बैंक्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने रिपोर्टिंग कर दी, अब एज एन एसएससी या एज एन इंडिविजुअल मुझे कैसे पता चले कि बैंक ने मेरी कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस रिपोर्टिंग करी हैं, या फिर मेरी कौन से ट्रांजेक्शन जो बैंक को पता चल गई डिपार्टमेंट के थ्रू? तो बेसिकली क्या है कि जो ये एसएफटी में रिपोर्ट करते हैं बैंक्स, तो ये हमारे जो पर्सन है उनके 26 एएस में, या उसको आप कह सकते हो एआईएस, एक नया अब इंटेलिजेंस में आया है इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर। आप एआईएस में जाएंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां पर सब कुछ आ जाता है कि आपने कितना कैश जमा करा और कितना कैश विड्रॉ करा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लिमिट कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें इस चीज का कि जैसे ही आप जमा प्रिस्क्राइब लिमिट से, जैसे 10 लाख और 50 लाख मैंने पहले ही बताई है, उससे आप क्रॉस करेंगे तो वो इनकम टैक्स के पास चला जाएगा। अब आप कैसे उसको प्रूफ करें, ये आपके ऊपर है। अभी आपने एक वर्ड यूज किया एसएफटी, तो मैं जानना चाहूँ कि ये एसएफटी क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। एसएफटी क्या है? एसएफटी स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देयर आर, जैसे मैंने बताया कि 17 तरह की ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में रिपोर्टिंग एंटिटी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, जिसमें से 2 ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको बता दी है, कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी एक ट्रांजैक्शन है, जो अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई एफडीआर कराते हैं तो उसको भी बैंक एसएफटी के अंदर रिपोर्ट करेगा, और जो कि आपके एआईएस के अंदर में रिफ्लेक्ट होगा। अब ये भरनी किसको है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी वाइज देखा जाएगा कि वो रिपोर्टेबल रिपोर्टिंग एंटिटी है या नहीं। इसके अलावा है ना, एक जैसे आप जो बता रहे हो कि बैंक्स को रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करेगा, तो ये क्या एसएफटी फॉर्म सिर्फ बैंक्स को पूरी एप्लीकेबल है कि बैंक की रिपोर्ट करेगा, या फिर कोई और एसएससी पे भी एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी ट्रांजैक्शन वाइज है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से रिपोर्टिंग एंटिटी डिसाइड की गई है। 17 तरह की ट्रांजैक्शन है, तो हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से रिपोर्टिंग एंटिटी अलग अलग है। ओके। 17 में से 2 मैंने बता दिया, बाकी और धीरे धीरे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके। तो सर एक हमारा व्यूअर का कॉल आया था कि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, हर जगह ईएमआई बन जाती है, नो कॉस्ट ईएमआई हो गई कि अपना स्वाइप करो, आईफोन ले जाओ, 6 ईएमआई बन जाती है।
तो इस क्रेडिट कार्ड का भी क्या कोई लिमिट है कि हमें इतने तक की ही पेमेंट करें इस क्रेडिट कार्ड से, इतने तक का यूज पड़े कि हम इनकम टैक्स नोटिस से बच सकें? सर अभी रिसेंटली एक हमारे क्लाइंट है जिनको नोटिस भी आया हुआ है इनकम टैक्स। ओके। उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि यू हैव डन अ ट्रांजेक्शन ऑफ अप टू 48 लाख रुपीस एंड आपने ITR फाइल की है 7 लाख की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि आपने 48 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड में खर्च करे हैं, आपकी इनकम 7 लाख है, कैसे पॉसिबल है? अब उसका जवाब बनाने के लिए बड़ा दिक्कत हो। मैंने SSC से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो मैं आप बताना चाहता हूँ लोग ये कर रहे हैं और ये करना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज है। हम क्या करते हैं, 3 लालच होते हैं हमारे इसमें। पहला रिवॉर्ड पॉइंट्स कि मूवी टिकट्स मिलेंगे, हमें कैशबैक मिलेगा। दूसरा, जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है जो बैंक से होते हैं बेसिकली, वो हमारी लिमिट एनहांस कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे 2 लाख की लिमिट थी, उन्होंने बढ़ा के 3 लाख कर दी। हम और यूज करेंगे वो 5 लाख करेंगे, हम और यूज करेंगे 10 लाख कर देते हैं। और तीसरा, हमारा सिबिल स्ट्रांग होता है। तो एज ए पर्सन तो सोचते हैं कि लोग चलो ठीक है, 3 बेनिफिट हमें, लिमिट भी बढ़ रही है, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद तो परचेज करते ही करते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कहते हैं ये ले मेरा कार्ड और ले जा। अब इसमें समस्या क्या है, आप कार्ड यूज करते हो ठीक है, बट जैसे कि मैंने बताया हम आपका टॉपिक हमारा SFT पे है, तो वही चीज है, ध्यान रखे SFT के अंदर लिमिट है 10 लाख रुपए की। अगर आप सिंगल बैंक से 10 लाख रुपए से ऊपर की क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी कि 10 लाख रुपए से ऊपर का इन्होंने परचेसिंग की है। आप ITR फाइल करते हो 7 लाख की, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया 48 लाख का। इसका जवाब आप कैसे दोगे, आप मुझे बताओ। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चीज का जवाब दे पाना, क्या मैं ये कहूंगा कि ये जो एक्सपेंसेस किए हैं ये क्लाइंट ने अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पे किए हैं, एंड रिलेटिव्स उसका पैसा उनके अकाउंट में या तो कैश डालता है, आई डोंट नो क्या करते हैं, वो कैश में करते हैं या अकाउंट से करते हैं, कैश से करते हैं तो मैं प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन से बचें, सिर्फ अपना यूज करें, किसी दूसरे को यूज ना करने दें और लालच से बचे, मैं ये कहना चाहूंगा इसके लिए। एक आपने ना अभी वर्ड यूज किया सिंगल बैंक, हाँ। कि सिंगल बैंक से इतना होता है। हाँ। तो जैसे अभी हमने बात करी थी कैश डिपॉजिट की भी, तो जो आपने अभी 10 लाख की और 50 लाख की क्रेडिट अकाउंट की सबसे बताई, तो क्या ये मेरे को बैंक वाइज डील करनी है या फिर मैं कंबाइंड बैंक का लिखूं? वैसे मैं एज एन SSC अगर मैं 4 अकाउंट खोलूं तो क्या मैं मान सकता हूं कि मेरी 40 लाख की लिमिट हो गई या 2 करोड़ की लिमिट हो गई? नहीं सर आकाश जी, वैसे जब SFT आया था तो उसका पर्पज ये था कि बैंक हैव शेयर टू डाटा टू द अदर बैंक, और ये रिपोर्टिंग पैन वाइज होनी थी। लेकिन अभी भी कोई भी बैंक दूसरे बैंक के साथ डेटा शेयर नहीं करते। इसका मतलब मैंने वर्ड यूज सिंगल इसलिए कर लिया क्योंकि वो आपस में डाटा शेयर नहीं करते। दैट्स वाई अगर आपने ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करा और आप 9 लाख रुपए पाके रोक देते हैं और दूसरा बैंक से भी आप 8 लाख रुपए यूज कर लेते हैं, तो टोटल एग्रीगेट तो 70 लाख हो गया, बट ना तो HDFC बैंक रिपोर्ट करेगा ना ICICI बैंक रिपोर्ट करेगा, तो आप बच जाएंगे। इसको मैं लूप होल मान लूं या सॉल्यूशन मान लूं, दोनों चीज है। ऐसे सेविंग एंड करंट अकाउंट्स में अगर आपको कैश जमा कराना है तो आप अगर एक बैंक में 10 लाख से नीचे रखेंगे सेविंग में और करंट में 50 लाख से नीचे रखेंगे तो वो बैंक दूसरे बैंक से डाटा शेयर नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई उसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं होगी। कभी कभार बैंक ऑप्शनल कर देते हैं क्योंकि उनका डाटाबेस चला जाता है, बट मैंडेटरी वो रिपोर्टिंग नहीं होगी और इनकम टैक्स वालों को बाय डिफॉल्ट ये नहीं पता चल पाएगा कि आपने इतना पैसा निकाला है या जमा करा है। तो ऋषभ जी, एक हमारे पास व्यूअर का कॉल आया था कि हम कितने तक की प्रॉपर्टी परचेस करें कि जो मैं डिपार्टमेंट मतलब कितने तक की प्रॉपर्टी परचेस करूं जो मेरी रिपोर्टिंग हो, ताकि इनकम टैक्स को रिफ्लेक्ट हो। हाँ, तो इस केस में जो लिमिट प्रिस्क्राइब है दैट इज 30 लाख रुपीस। ओके। अब मैं यहाँ पे एक चीज आऊंगा, आपने एक सवाल पूछा था मेरे से पहले कि हु इज द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो इस केस में रिपोर्टिंग एंटिटी है इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रार। तो जो रजिस्ट्रार है जो आपकी रजिस्ट्री करता है, दे हैव टू रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि इस पर्सन ने 30 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब आप कहोगे कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदा तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं भी ये नहीं कह रहा कि दिक्कत होगी, पर पॉइंट ये है कि अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू, आपने कितने परचेज किया मैं इसमें बारे में बात नहीं कर रहा, आपकी अगर रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ऊपर होगी तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर उसकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से कम होगी तो नहीं जाएगी। अब आप कहते हो कि भाई मैंने तो उसके अगेंस्ट में लोन लिया है और मेरी इनकम है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन क्या है
और उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है अगर आप सही से इनकम अपनी डिस्क्लोज नहीं करते हो तो। एक अभी जो 30 लाख का जो बता रहे हो आप, एक प्रोविजंस होता है, टीडीएस का प्रोविजन होता है जिसमें बोलते हैं कि 50 लाख से ऊपर ले जाते हो तो 1% टीडीएस कट जाता है। तो जनरली व्यूअर्स को या फिर एक एज ए कॉमन पीपल यही रहता है कि मैं मेरी 50 लाख से ऊपर मेरी जा रही है, टीडीएस कट रहा है, तभी मुझे अपने रिटर्न भरनी, नहीं तो मेरी रिटर्न ही नहीं भरनी। तो क्या बात 30 लाख और 50 लाख का क्या कुछ कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या कैसे? नहीं सर, देखो 50 लाख का एक सेपरेट प्रोविजन है, 30 लाख का सेपरेट प्रोविजन है। 50 लाख के लिए टीडीएस गवर्न करता है, वो रिपोर्टिंग तो 26 एएस में जाएगी, और ये रिपोर्टिंग 26 एएस में नहीं जाएगी, ये एआईएस में जाएगी। ओके। और कोई भी, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 गवर्न करता है, जो ये कहता है किसको रिटर्न भरनी है, किसको रिटर्न नहीं भरनी। तो आप प्रॉपर्टी परचेज करो, सेल करो, उसका रिटर्न भरने से तो दो एक अलग बातें हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो यू हैव टू रिपोर्ट यू हैव टू फाइल योर आईटीआर। कुछ लोग अब ये भी कहते हैं कि 5 लाख तक आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। मैं ध्यान से सुने, मैं सबको बता दूं कि 5 लाख लिमिट नहीं है, लिमिट तो 2.5 लाख ही है। 5 लाख तक इसलिए कह देते हैं क्योंकि फिर 5 लाख तक टैक्स नहीं है, आपको रिबेट मिल जाती है 87A की। लेकिन आपकी लिमिट जैसी, अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो लीगली यू हैव टू फाइल अ रिटर्न। एक हमारे पास व्यूअर का कॉल आया था कि जो जैसे आपकी कैश ने आपने हमें बताया कि कैश डिपॉजिट की हो गई, कैश विड्रॉ की हो गई, प्रॉपर्टी की क्रेडिट कार्ड की हो गई, कि आजकल ना लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अब तो पेटीएम तो खैर अब बंद हो गया, बट फोन पे, गूगल पे में बहुत सारी यूपीआई यूज कर लेते हैं। तो क्या कुछ यूपीआई को भी लेकर कुछ लिमिट है कि इतने तक की लिमिट है आपको यूपीआई करनी चाहिए, इससे ज्यादा करोगे तो रिपोर्टिंग हो जाएगी, या कुछ ऐसा है? नहीं सर, अभी जो 17 ट्रांजेक्शन है उसके अंदर यूपीआई का एसएफटी के अंदर कोई जिक्र नहीं है। बट उसके लिए मैं नॉर्मल एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो आप इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सेविंग अकाउंट आप एक करंट अकाउंट ओपन करें और उसमें अपनी सेल मेजर करें। अगर वो ईयरली आपका पैसा 40 लाख रुपीज से ऊपर क्रॉस करता है देन आप जीएसटी नंबर भी लें उसके लिए। Okay. अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है, सर्विस कंसर्न में ये लिमिट आपको पता होगा 20 लाख रुपए है, तो अगर वो लिमिट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चली जाए तो आप अपना करंट अकाउंट मेंटेन कर, और जीएसटी नंबर तो ले, बट करंट अकाउंट डे 1 से ले। कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, सेविंग के थ्रू काम कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट इज, नाम से देखो क्या लिखा हुआ है, सेविंग। इसमें सिर्फ आपको पैसा सेव करना है। आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का पैसा उसके अंदर ला रहे हैं वो गलत है, कल को आपको इसके लिए भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे एसएफटी में बता रहा हूँ कि 17 ट्रांजेक्शन हैं और 17 ट्रांजेक्शन के अपने अलग अलग जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, तो क्या उन रिपोर्टिंग एंटिटीज की भी क्या कोई ड्यू डेट्स है, या फिर किस तरीके से कौन सा वो फॉर्म फाइल करते हैं, अगर हम वो भी इसमें जो लास्ट डेट है फाइलिंग की दैट इज 31 मई, जो अभी आने वाली है 31 मई 2024। एवरी ईयर 31 मई ही डेट होती है, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द लास्ट डेट इज 31 मई 24। ओके। तो और इसमें कौन सा फॉर्म फाइल होता है? इसमें जो फॉर्म फाइल होगा वो 61A होगा, जो रिपोर्टिंग एंटिटी फाइल करेगी। और इसमें एक समस्या ये भी है कि अगर आप वो फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनके ऊपर पीनल प्रोविजन है, 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी है उसमें, तो आप उसको डिले नहीं कर सकते और आप उसको रिपोर्ट करना ही है 500 पर डे। ओके। तो साथ साथ जैसे भी आपने ना 17 ट्रांजेक्शंस बताई हमें, तो क्या एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि व्यूअर्स को हमें कुछ जनरल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है 17 में से वो एक बार अगर आप एक तो मैंने आपको कैश डिपॉजिट बताया, कैश विड्रॉ हो गया, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन हो गई, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी परचेस हो गया। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत से लोग फाइल नहीं करते, जिन पर्सन्स का टैक्स ऑडिट होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, जिन पर्सन का टैक्स ऑडिट होता है और वो किसी अपने डेटर से कैश रिसीव करते हैं मोर देन 2 लाख इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर्सन का नाम भी रिपोर्ट करना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, जो कि गलत है। ओके। एक अभी जो आप बता रहे हो कि तो उसमें सेक्शन 43B(H) की अभी हमारे रिसेंट में अमेंडमेंट लेकर आए MSME एक्ट की, तो क्या उस प्रोविजंस को लेकर क्या कुछ एसएफटी में है क्या? नहीं, वो एक अलग प्रोविजन है। ये एसएफटी में अभी 17 ट्रांजेक्शन है, लास्ट 2 ईयर से 2 ट्रांजेक्शन उसके अंदर ऐड हुई है। वन इज डिविडेंड इनकम
एंड अनदर इज इंटरेस्ट इनकम। ओके। तो अगर अगर शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। तो पहले क्या होता था, डिविडेंड अकाउंट में आ रहा है तो लोग है ना उसको रिपोर्टिंग नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा जो डिविडेंड कंपनीज हैं कि आप डिविडेंड जिसको भी मिल रहा है उसका एंट्री करो ताकि उसके एआईएस में आए, और जब वो अपनी आईटीआर फाइल करे तो उसको दिखे कि मैंने डिविडेंड इनकम अर्न की है, मैंने इंटरेस्ट इनकम अर्न की है, तो मुझे इस पर टैक्स देना है। आज से 5-6 साल पहले कोई नहीं चीज थी, लोग डिविडेंड इनकम लेते थे, अकाउंट में आई, उसको आईटीआर में शो नहीं करे, भूल गए। लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट होता है जब आपका सीए आपके आईटीआर फाइल करता है तो वही पूछता है आपसे कि भैया ये डिविडेंड मिला है, आपने क्या ट्रेडिंग करी है क्या, तो वो उस चीज में लेके आए। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने आपको एक फॉर्म दे दिया आप ही की सहूलियत के लिए कि भैया आपकी ये इनकम्स हैं, इसको आपको अपनी आईटीआर में रिफ्लेक्ट करना है। इवन जो एसएससी को तो दिया ही दिया है, साथ में जो उसकी रिटर्न भर रहा है, सीए हो या नॉन सीए हो, जो भी रिटर्न भर रहा है, उनको काफी सहूलियत हो गई कि कभी कभी क्लाइंट बताता ही नहीं है कि हमारी इनकम क्या है, तो वो वहां पर इनकम भी रिपोर्टिंग हो गई। एक हमारे जितने भी व्यूअर्स में जैसे जो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में डीलिंग करते हैं, आजकल तो कोविड के बाद से ना ट्रेडिंग में काफी लोगों का रुझान बढ़ गया है कि भाई काफी ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या कुछ शेयर्स को लेकर भी है कि मैं इतने तक की ट्रेडिंग करूं या मैं ट्रेडिंग का क्या करूं, कुछ उसको लेकर? एसएफटी के अंदर अगर आप कोई भी शेयर सेल करते हैं, परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, शेयर करते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन भी एसएफटी के अंदर रिपोर्टिंग है। स्टॉक एक्सचेंज उसकी रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आप उसको कोरिलेट करें और जरूर मैच करें। कुछ लोग उसको मैच नहीं करते हैं और अपनी रिटर्न ऐसे ही फाइल कर देते हैं, जो कि गलत है। तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन है, आप अपना एक टैक्स पिंडल निकलता है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज करते हो, उस टैक्स पिंडल से आप जो इनकम टैक्स ने रिपोर्ट करा है उसको कोरिलेट करें और मैच करें। कई बार वो उसमें एसएफटी में रिपोर्टिंग गलत भी हो सकती है, तो आप अपना व्यूज चेक कर लें कि आपका जो डेटा है आपके पास वो सही है या नहीं। इसके लिए आप एक काम भी कर सकते हैं दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड गलत है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया है वहां पे कि आप उसके इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं कि एक्स इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मैं इसे डिनाई कर रहा हूं, या मैं पार्शियली इससे सेटिस्फाइड हूं। तो अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन आपसे बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि गलती हो सकती है, रिटर्न भरी, किसी और का पैन नंबर चला गया, आपके नाम पे आ गया, तो आप उसको अमेंड कराएं। वहां पर अमेंड आप करा नहीं सकते क्योंकि आप रिपोर्टिंग एंटिटी को बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। तो आप अपनी सेफ स्कीम के लिए आप वहां पे इंफॉर्मेशन में जाके अपना रिप्लाई सबमिट करें। एआईएस में जाके कंप्लायंस पोर्टल होता है जीएसटी इनकम टैक्स साइट पे, वहां पर आप उसको सबमिट करें, और ताकि कल को कोई आपका नोटिस आए तो आपके पास रहे कि हाँ सर मैंने इसका इंफॉर्मेशन का मैंने जवाब दिया है। तो थैंक यू सो मच ऋषभ जी। थैंक यू सर। और तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि जितने हमारे व्यूअर्स ने हमें कॉल्स और मैसेजेस भेजे थे, हमने उन सभी क्वेश्चंस को पुटअप करवाया है। अगर ऐसे किसी भी व्यूअर की कोई अपनी क्वेरीज हो या कोई भी टॉपिक को लेकर वो चाहते हो कि इस चीज का हम एनालिसिस करवा सकें, तो आप प्लीज हमें राइट करें हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि नीचे पॉपअप बॉक्स में दिखा रखी है हमने, साथ में कमेंट बॉक्स में डली हुई है। आप हमें कोई भी क्वेरीज मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी एक्सपर्ट को बुला के आपकी जो क्वेरीज है उसका सॉल्यूशंस आपको दे सके, और आपका प्यार इसी तरीके से हमारे पर बना रहे। थैंक यू सो मच।